नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में मैं ज्ञान प्रकाश। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में कस के सियासी घमासान जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियों को लेकर वो शुरू हो गया है। मैं आपको इसके टाइमिंग पर जल्दी से एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। वो ये है कि 12 मार्च सन 2012 में उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव का नतीजा आया था। तो अगर आप इससे पीछे आकर कैलकुलेशन करें, गणित लगाएं उसका, तो तकरीबन 5 फेज का चुनाव ये हो सकता है। बड़े राज्यों में सुरक्षा को देखते हुए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों को देखते हुए लंबे चुनाव होते हैं। बिहार में भी चुनाव 5 फेजेस का था, 5 चरणों का चुनाव था। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जो है वो चुनावी स्थिति में आ जाएगा जनवरी के आसपास ही। यह हो सकता है अगर परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुई तो दिसंबर के मध्य में। इसका मतलब साफ है कि अगले 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के लिए अपना अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने का, हर उस व्यक्ति के लिए जो पार्टी बदलना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो टिकट हासिल करना चाहता है, हर उस नेता के लिए जो अपनी पोजीशनिंग करना चाहता है। आज अगस्त का अंत हो रहा है, तो यह अगले 3 महीने सबसे ज्यादा अहमियत रखेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में। हर छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़े रणनीतिकार, छोटे से छोटे रणनीतिकार, इन सब को तय करना होगा कि उनकी पार्टियां, उनके नेता किस दिशा में जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में किस तरह का जबरदस्त कलह है, ये खुलकर सामने आ गया है। मुलायम सिंह यादव को उसको फिक्स करना है। बीजेपी की आज भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2014 में अभूतपूर्व जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास 2016 के अंत तक भी कोई चेहरा नहीं है जिसे उत्तर प्रदेश का नेता, उत्तर प्रदेश का चेहरा वो करार दे सके। अखिलेश यादव वो एक पिता के बनाए हुए मुख्यमंत्री थे, उनको इम्तिहान से गुजरना होगा कि लोग उनको कितना पसंद करते हैं। और मायावती, जिनका सब कुछ दांव पर लगा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मायावती इन सभी पार्टियों का, मत भूलिएगा शीला दीक्षित को कांग्रेस लाई है, इन सभी पार्टियों का बुरा हाल हो गया था लोकसभा चुनाव में। और सबसे अपार जीत, सबसे बड़ी जीत उसमें निकल कर आई थी बीजेपी की। तो बीजेपी की प्रॉब्लम है, उसके पास चेहरा नहीं है। मुलायम सिंह की प्रॉब्लम है, फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, परिवार में बहुत ज्यादा अंतर्कलह है। कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि 1989 से सत्ता के आसपास नहीं आ पाई है। कांग्रेस के पास कोई अपना बड़ा चेहरा नहीं है। शीला दीक्षित और राज बब्बर को वो लेकर आए हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास चेहरा नहीं है। मायावती इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या से गुजर रही है वो ये है कि मायावती ने, जिन्होंने एक बैकवर्ड ब्राह्मण अलायंस को बनाकर दिखाया था उत्तर प्रदेश में एक समय पर, वो अपने नेता खो रही हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक मायावती अपने नेता खो रही। तो सारी पार्टियां, बड़ा दिलचस्प है ये, सारी पार्टियां अपने अपने हिस्से के नफे नुकसान के तराजू पर कोई एक दिन कमजोर नजर आती है, एक दिन भारी नजर आती है। सबकी स्थिति बिल्कुल अजीब सी है इस वक्त। बहुत कुछ अभी होना बाकी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सबसे पहले ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे हम उनसे आएंगे चर्चा के लिए। चुनाव यूपी में होने हैं, पर मायावती ने पीओके और बलूचिस्तान तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे यूपी चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि जीत हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग तक करवा सकती है। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप को सत्ता से काफी दूर जाते हुए देखकर अब ये पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। अर्थात ये सरकार यहाँ प्रदेश में चुनाव होने से पहले व चुनाव के दौरान भी खासकर देश में आतंकवाद व कश्मीर के मुद्दे को लेकर युद्ध में भी जा सकती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी तरफ से प्रदेश की अखिलेश सरकार और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, लेकिन सीधे निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार। आतंकवाद, गोरक्षा और लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के शोषण की बात करते हुए मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी में मिली भगत का आरोप लगाया
और कहा कि चुनावी फायदे के लिए वो राज्य में दंगे भी करवा सकते हैं। केंद्र में खासकर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में मुस्लिम में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हर स्तर पर पहले से भी कहीं ज्यादा सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 में बीजेपी की जीत तय मानते हुए कहा कि उनकी सरकार बनते ही मायावती और मुलायम परिवार के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाएंगे। अखिलेश जी, आपने तो नहीं डाला है जेल में, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार करने वाले चाहे अखिलेश जी आप होंगे, चाहे आपके चाचा होंगे, चाहे आपके चचा होंगे, चाहे आपकी बुआ होंगी, भाजपा जांच कराएगी और जो दोषी होगा वह जरूर जेल जाएगा। उसको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। दरअसल यूपी चुनाव में इस बार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जबरदस्त खींचतान है। जहां मुलायम उन्हें अपना परंपरागत वोट मानते हैं, वहीं मायावती इस बार दलित ब्राह्मण गठजोड़ में हुए नुकसान की भरपाई मुसलमानों से करना चाहती है। तो बहुत दिलचस्प स्थिति बन रही है। जैसे मैंने कहा, अगले 3 महीने ध्यान से सुनिएगा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने जो हैं ये बड़ा कुछ करवाएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्योंकि दिसंबर जो है वो आप समझ लीजिए कि कैंपेन फेज में, प्रचार के फेज में आ चुका होगा उत्तर प्रदेश और नेताओं के पास बहुत कुछ करने का समय नहीं बचेगा। अब सबसे पहले मायावती पे आते हैं। अभय दुबे, मायावती की इस वक्त सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज क्या हैं? असुरक्षित अगर वो महसूस करेंगी तो किस बात से सबसे ज्यादा इस वक्त? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनमें सबसे ज्यादा विश्वस्त अगर कोई दिखता है मुझे, हाँ, तो वो मायावती है। तो मायावती, सबसे ज्यादा भरोसा उनकी आवाज में सबसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, और उन्हें ये लगता है कि, और एक तरह से सही भी लगता है उन्हें, कि पिछले 13 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रशासन के केवल 2 ही मॉडल देखे हैं, समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का। समाजवादी पार्टी का मॉडल तो वो देख ही रहे हैं पिछले 5 साल से। अब मायावती को लगता है कि हमारा प्रशासन का जो मॉडल था उसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं, उसके आने की आहट चारों तरफ गूंज रही है, और उसका फायदा यानी एंटी इनकम्बेंसी का स्वाभाविक फायदा उसको बहुजन समाज पार्टी को मिलना चाहिए, ऐसा उनका विश्वास है। दूसरे, उनकी जो टिकट वितरण की जो रणनीति है वो बड़ी मायावती की प्रभावी और खूबसूरत होती है, मैं ये मानता हूं। उसमें वो ऐसी पार्टियों को, ऐसे समुदायों को जो कि सीधे सीधे उनकी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जम के टिकट देती हैं। ऐसे ब्राह्मणों को जम के टिकट देती हैं, राजपूतों को टिकट देती हैं, मुसलमानों को टिकट देती हैं। और जहां भी हम मुसलमानों के पॉइंट पे अलग से चर्चा करेंगे। आप अपनी तो बात जैसे ही उनको टिकट मिलता है वैसे ही उनको आश्वासन साथ में मिलता है कि इतने दलित वोट उन्हें मिलने ही मिलने हैं, तो फिर वो अपनी बिरादरी के वोट, अपनी बिरादरी के वोट भी लेके आते हैं। तो उससे एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बनती है। देखिए, मायावती की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसको आपने पूछा, कि 2007 की जबरदस्त जीत के बाद उनके प्रभाव क्षेत्र में और उनके वोटों में लगातार गिरावट आई है। यूपी में नहीं, और सारे देश में गिरावट आई है। और वो गिरावट रसातल में चली गई थी 2014 के चुनाव में। तो मायावती के लिए ये करो या मरो का मामला है। उनको ये चुनाव जीतना ही जीतना है और अच्छे तरीके से जीतना है, वरना बहुजन समाज पार्टी का भविष्य खतरे में है। और मेरे ख्याल से जो हालात हैं, उन हालात में अभी तक मोटे तौर पर उन्होंने अपनी चालें सही तरीके से चली हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि दलित ब्राह्मण अलायंस जो थी, इनका जो फॉर्मूला था, मुझे अच्छी तरह से याद है कितने उन्होंने आयोजन कराए थे, कार्यक्रम कराए थे, ये इस वक्त खतरे में पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर 2007 में भी नेताओं का जाना, ये मायावती के लिए खतरे का संकेत है। मोटे तौर पे आपकी बात सही है। 2007 में भी मायावती को केवल 17% ब्राह्मण वोट मिले थे। तो मायावती को बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण वोट नहीं चाहिए, उन्हें ब्राह्मण वोटों का एक छोटा हिस्सा चाहिए। केवल उसी से उनका बहुमत बन जाता है। 2007 में वो दिखा चुकी हैं। 2007 में ब्राह्मण समुदाय भी दिखा चुका है कि वो स्प्लिट होने के लिए, विभाजित होने के लिए तैयार है। अगर कोई दूसरी पार्टी भाजपा के अलावा उसके सामने एक अच्छा प्रस्ताव रखती है, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसका एक प्रभावी हिस्सा दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार है। इस वक्त ब्राह्मण वोटों को विभाजित करने के लिए 2 पार्टियां प्रयास कर रही हैं।
बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों नियोजित प्रयास कर रही हैं। दोनों, अब जैसे कांग्रेस बहुत बड़ा ब्राह्मणों का अधिवेशन करने वाली है, सही बात है। उसने कहा कि हम 20,000 उसमें ब्राह्मण शीला दीक्षित को लेके गई, ब्राह्मण चेहरे को लेके गई, राजनीतिक रूप से सक्रिय ब्राह्मणों को लेके आएंगे। शीला दीक्षित को उतारा है। 30 साल बाद पहली बार कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना है। कुछ तो ब्राह्मण समुदाय में उसका संदेश जाएगा। कांग्रेस जितना चाहती है उतना जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं कोई नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो उसका संदेश जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो मान के चलती थी कि ब्राह्मण वोट तो हमारी जेब में पड़े हुए हैं और लंबे अरसे से उसके जेबी वोट रहे भी हैं, उसको सतर्क होकर अपने इस जनाधार की तरफ देखना होगा। अगर वो इस मुगालते में रही कि भाई ब्राह्मण तो हमें वोट देंगे ही देंगे, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि 2007 में ब्राह्मणों ने उसे वोट नहीं दिया था और 2009 में भी सारे देश में ऊंची जातियों के वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले से जाके कांग्रेस की तरफ झुक गए थे। तो ये एक ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यादवों हम और दलितों को छोड़ के, यादवों और दलितों को छोड़ के किसी की मतदान प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं है। गुड पॉइंट। किसी की मतदान प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं है। सुधींद्र भदौरिया साहब, मायावती जी की इस वक्त इनसिक्योरिटीज क्या है, उनकी असुरक्षाएं क्या है इस वक्त यूपी के चुनाव में? दो बातें कही जा रही है कि एक, वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको टिकट दे रही हैं ताकि वो इक्वेशन वो तोड़ सके मुलायम सिंह यादव का, और दूसरा कि उनका जो पुराना फॉर्मूला था दलित ब्राह्मण अलायंस का, दलित ब्राह्मण को साथ लेने का फॉर्मूला, वो टूट गया है या वो कमजोर हो गया है? देखिए, अगर आप 2007 के चुनाव में बहन मायावती जी की जो विक्ट्री थी, जो जीत थी, उसको आधार बनाकर इस प्रश्न को रख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2007 में जो आज की हालात हैं उसी तरह के उस समय भी, जिस तरह से आज मथुरा का कांड हुआ है, जैसे बुलंदशहर में हुआ और उसके बाद बुलंदशहर में वो जो सामूहिक गैंग रेप हुआ, उसके बाद फिर हुआ अभी 1-2 दिन पहले। तो ये जो लगातार घटनाएं घटी हैं, इस तरह की घटनाएं मुलायम सिंह के शासनकाल के दौरान भी घटी थी। और मुझे ठीक से स्पष्ट याद है कि उस समय भी लोग गुंडाराज से निजात चाहते थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर वही हालात हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव 3 चीजों पर लड़ा जाएगा। नंबर 1, कि ये जो गुंडा राज है, इसके साथ साथ एक दंगा राज की समस्या भी आ गई है। दंगा राज की समस्या पहले, जब आपको याद होगा बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में भी और देश के अंदर भी उस तरह के माहौल बने थे और उससे एक वातावरण बना था। फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ धीरे धीरे ये जो हालात अब हमने देखे हैं, मुजफ्फरनगर में लगभग 50,000 से लेके 1 लाख लोग बेघर हो गए। ये जो लोग बेघर हो गए हैं, ये हर जिले के अंदर गए हैं। उन्होंने अपनी गाथा वहां लोगों को सुनाई है, किस तरह से उनके साथ जुल्म और अन्याय हुआ है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने ये देखा है। और फिर मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। दादरी, हालांकि ये सिंबॉलिक उदाहरण है, उसमें उसको लिंच किया गया। लिंच करने के बाद फिर उनके माँ बाप को भी फिर से दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि उस समय जो उन्होंने नमूने के तौर पर जो मांस लिया था, वो बाहर कहीं किसी झोले में पड़ा हुआ लिया, उसको आधार बनाकर उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये जो फिक्स मैच की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी समझते हैं और जनता और साधारण नागरिक भी समझते हैं। भदौरिया साहब, मैंने कोई फिक्स मैच की बात नहीं कही। का जो ताजा बयान देखिए, तो मैं एक चीज और मैं कह दूं, आज का बयान आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजम खान साहब का भी सुना होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज से सब उतरना चाहते हैं। आजम खान साहब का ये क्या इशारा है? और 2 दिन पहले अमर सिंह कह रहे थे कि मैं तो राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इस पार्टी में तंग हो गया हूं आके। ये जो 2-2 महीने के अंदर लोग आते हैं, जा रहे हैं और तंग हो जा रहे हैं, इससे ये निसंदेह स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बिखराव पर है। बहन मायावती जी, जहां तक उनका प्रश्न है, ये जो आपने बात कही कि देखिए जातीय समीकरण में बहन मायावती जी का जो मूल आधार है वो है दलित, पिछड़े और सभी समुदायों के निर्धन लोग। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा,
इस बार क्योंकि 4.5 वर्षों के अंदर जिस तरह का जुल्म और अन्याय का इन्होंने सहा है अल्पसंख्यक लोगों ने, विशेषकर मुस्लिमों ने और दलितों ने, जो गुजरात का अनुभव रहा है और देश में अन्य जगह जहां पर बीजेपी की सरकारें रही हैं, तो इसलिए ये 2 मुख्य स्तंभ और इसके साथ साथ सभी समुदायों के निर्धन लोग, इसीलिए हम लोग बहन मायावती जी ने आह्वान किया कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का अभियान। ठीक है सुदीन भदौरिया साहब, मैंने आपको बहुत समय दिया। निकल चुका है। 2 बातें सुदीन भदौरिया साहब, मैंने आपको बहुत समय दिया, आपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का विज्ञापन किया और मायावती का बात मेरे कतई नहीं समझ में आई। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा सा था कि आपकी मायावती जी की इनसिक्योरिटीज क्या है, वो उनकी असुरक्षाएं क्या है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। मायावती का एक मूव साफ नजर आ रहा है कि वो चूंकि उनके पार्टी से 2 बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जा चुके हैं, तो उनका दलित ब्राह्मण फॉर्मूला कमजोर नजर आ रहा है और मायावती मुस्लिम्स को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो सुधींद्र भदौरिया जी, आपने सारे बातें अपनी रखी, लेकिन इस प्रश्न पर नहीं आया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब बीजेपी के, नहीं मैं आऊंगा भदौरिया साहब, आपको पूरा समय दिया। नहीं भदौरिया साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको मैंने पूरा समय दिया, बहुत इत्मीनान से सुना। मैंने बड़ा सीधा प्रश्न आपसे पूछा था, आपने दादरी से लेकर हर घटना का उल्लेख कर दिया और प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आजकल के नेता खिड़की में आने के बाद, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुतों की कर रहा हूं, टेलीविजन का इस्तेमाल वो सोचते हैं प्रश्न कुछ भी पूछा जाए विज्ञापन उन्हें अपनी पार्टी का ही करना है। ऐसा होता नहीं है, आपको ऐसा लगता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप लोगों की स्थिति क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? आप आज तक अभी तक तो चेहरा ढूंढ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी अपना एक चुनाव लड़ने के लिए, तो आप फिर किसको किसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रिजीम में काम शुरू हुआ है। हाँ। और जहां तक प्रश्न चेहरे का है, हाँ। राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर उचित समय पर निर्णय लेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है। मैं अपने कार्यक्रम के शुरुआत में एक बात कह रहा था लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कि अगस्त के महीने का ये अंतिम दिनों में से एक है जिस पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और मार्च 2012 में पहला, माफ करिएगा, पुराना नतीजा आया था उत्तर प्रदेश सरकार का। तो अगर 5 चरणों का भी ये चुनाव होता है तो अगले 3 महीने में आप लोगों को, सबको उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों को अपनी नेता, स्ट्रैटेजी, उम्मीदवार, पोजीशनिंग सब तय करनी है। तो इसमें बीजेपी कौन सा चमत्कार करने वाली है जब उसका राष्ट्रीय नेतृत्व इंतजार करके अनाउंसमेंट करेगा? 3 महीना बाकी है, क्या ये 3 महीने के बाद भी आप कोई नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं? नहीं, फिलहाल मैं आपके पास नहीं मान रहा। फेस नहीं है यूपी का चुनाव लड़ने के लिए, इसको एक्सेप्ट करिए, इसको मानिए इस बात को। केवल नेता की घोषणा के अतिरिक्त हाँ, चुनाव लड़ने की जो सारी व्यवस्थाएं, उन पर पार्टी लगातार चिंतन करके अंतिम दौर में है। चाहे वो कूटनीतिक बात हो, चाहे रणनीतिक बात हो, चाहे प्रत्याशियों का चयन हो, और उसी क्रम में संगठन का विस्तार भी किया है पार्टी ने। केवल एकमात्र विषय जो बार बार मीडिया में आता है कि नेता कौन होगा, तो ये निश्चित तौर पर आपको लगता होगा कि विलंब है। मेरा ये कहना है कि अभी समय है, मैं एक छोटी सी, उचित समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ठीक है, उचित समय पर निर्णय मैं पूछूंगा मैं नहीं, आपका बीजेपी अपना उचित समय क्या तय करती है, ये बीजेपी की प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक वाजपेयी जी की बात पे मुझे याद आया कि नेता कम से कम 9 महीने से लेके 1 साल पहले जब घोषित किया जाता है, तो पार्टी को, तब पार्टी को उसका अपेक्षित लाभ मिलता है। चाहे आप उमा भारती को देख लें जो मध्य प्रदेश में घोषित किया गया था, वसुंधरा राजे को वहां घोषित किया गया था, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया था, खुद नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था, तब उसमें करीबन 11 से लेकर 12 महीने का समय था। नेता को जितनी देर से घोषित किया जाएगा, पार्टी को मिलने वाला लाभ उतना ही, पार्टी को मिलने वाला लाभ उतना ही कम और ना के बराबर होता चला जाएगा। यहां तक कि नुकसान होने के अंदेशे और बढ़ जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है।
सही बात। सबने शुरू कर दिया है। मायावती रैलियां कर रही हैं, वहां मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार की रैलियां कराए हैं, समाजवादी पार्टी लगी हुई है अपने चुनाव अभियान में, सब लोग लगे हुए हैं और प्रतिदिन प्रतिक्षण समय की रेत जो है सब पार्टियों की मुट्ठी से फिसलती जा रही है। सबको अपने अपने मास्टर स्ट्रोक, अपनी अपनी रणनीति, जैसे अभी आपने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, सबको सामने ले आनी है और बाकी तीनों पार्टियां ले आई हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, उसका अपना रामबाण क्या होगा, ये सामने नहीं आया है। वाजपेयी जी, ये क्या कभी सामने आएगा जल्दी कि आप लोगों का रामबाण क्या होगा? चलिए, कम से कम कांग्रेस के केस में हम अब ये जान गए कि कांग्रेस शीला दीक्षित और राज बब्बर के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव जो है वो परिवार में जितने भी अंतर कलह हों, लेकिन अखिलेश यादव के चेहरे को रखकर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी मायावती साफ साफ दिखा रही है कि वो चाहती है कि मुसलमान जो है वो उनकी तरफ टूट कर आ जाए मुलायम सिंह यादव से, तो उनका एक स्ट्रोक साफ नजर आ रहा है। बीजेपी इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है? बीजेपी क्या करने वाली है, ये स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना, चुनाव के लिए कुछ 3 या 4 पॉइंट आवश्यक होते हैं। रणनीति, कूटनीति, प्रत्याशी का चयन और नेता का यदि चयन करना तो नेता का चयन। हम आपके हिसाब से एक ही बात में अभी पीछे हैं, जो नेता के चयन के मामले में। करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो कौन होगा, ये इसमें तो जरूर हम आपके हिसाब से पीछे हो सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं। लेकिन रणनीति, कूटनीति और प्रत्याशी के चयन में हम पर्याप्त आगे हैं। कारण यह है कि सामान्यतः भाजपा का घोषित उम्मीदवार बार बार नहीं बदला जाता, जैसा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी का परिवर्तन करती है। भाजपा में नहीं होता, इसलिए सुविचारित प्रत्याशी घोषित करना जो बार बार बदलना ना पड़े, आरोप का कारण ना बने। बहुजन समाज पार्टी में अधिकांश लोग टूटकर जा रहे हैं और जो निकल रहा है वो पैसे लेने का आरोप लगा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि मायावती जी के सामने चिंता का विषय ये है कि उनका चित्र ये बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए एक मिनट फिर आप मायावती का अरे भाई, मैं हम हमेशा सबसे आग्रह करता हूं, अभी सुधींद्र जी से कहा, आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि आपके हिस्से के सवाल का जवाब आप दे दे, मायावती की तरफ उसको डाइवर्ट नहीं करें। ये करना हो तो इसके लिए पब्लिक मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का प्लेटफॉर्म होता है, कार्यक्रमों का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी का इश्यू क्या है? आपकी पार्टी में एक चीज साफ है कि परिवार में अंतर कलह है, अब आप उसको डिनाई करें, वो आपकी समस्या। दूसरी बात यह है कि मायावती जो पारंपरिक तौर पर आपका समर्थन जिनसे हमेशा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, मायावती उसको आपकी तरफ से तोड़ना चाहती हैं, उसको आपसे खींचकर अपनी तरफ लाना चाहती हैं। गौरव जी। अभिज्ञान जी, देखिए, सबसे पहले जो अहम बात है जी कि ये जो चुनाव होगा इसमें समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, हमारे पास सबसे मजबूत संगठन है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती हैं सभी पार्टियों के कंपैरिजन में। दूसरी बात बहुत अहम यह है कि हमारे पास एक स्वच्छ छवि का चेहरा है अखिलेश यादव जी के रूप में, जो सबने स्वीकारा है। तीसरी अहम बात एक और है कि समाजवादी पार्टी, आप आगे अभी जब चुनाव बढ़ेगा तो देखेंगे कि हम विकास के मुद्दे पे और जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो मैनिफेस्टो में वादे किए और उनको पूरा किया, इस पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, उन्होंने 2014 के चुनाव में विकास के मुद्दे पे जीत तो हासिल करी, लेकिन प्रधानमंत्री के अपने जो 2 गांव उन्होंने गोद लिए हैं, वहां भी विकास नहीं पहुंचा, बाकी जगह की बात तो छोड़ दीजिए। और वो प्रयास पूरा करेंगे कि इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सकारात्मक चुनाव लड़ें। और बसपा की ये हाल है अभिज्ञान जी कि बसपा को कुछ महीने पहले लोग कहते थे कि कुछ फाइट देगी, लेकिन उनके बड़े बड़े नेता खुद ही पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि मायावती को छोड़ के और कोई बड़ा चेहरा भी ना रहे। और जहां तक विचारधारा की बात है या स्वतंत्रता अपने विचारों को प्रकट करने की बात है, बसपा हमेशा शीन पार्टी रही है और आगे भी यही रहेगी। तो हम लोगों का मेन जो काम होगा, जो हमारी उपलब्धियां हैं,
उनको जनता तक पहुंचाना और कानून व्यवस्था पे, क्योंकि विरोधी एक मिथ्या फैलाते हैं, तो कानून व्यवस्था में जनता का और विश्वास जीतना और उजागर करना कि क्या क्या ठोस कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाए हैं। जहां तक पारिवारिक अंतर कलह की आपने बात करी, तो मैं आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले आया था जब आपने सवाल किए थे। उसके बाद अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी एक ही मंच पे कई बार एक साथ दिखे। शिवपाल जी ने बड़े होने का परिचय देते हुए यह भी कहा कि कोई ऐसी कलह नहीं है और वो मेरा भतीजा भी है और मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उसका सम्मान भी करता हूं। मैं समझता हूं इसके बाद अगर कोई भी चैनल कोई भी प्रश्न करना चाहे तो हम उन पे छोड़ देते हैं, लेकिन पार्टी में कोई भी अंदरूनी कलह नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही फैसला है कि आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पत्रकारों के ऊपर। हम आकलन करते रहे, आपके तरफ से पार्टी में या परिवार में कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आकलन करेंगे। हम समाजवादी पार्टी का यादव परिवार चूंकि एक रूलिंग पार्टी है तो हम उसका आकलन करेंगे ही करेंगे। आप उस पर उत्तर दे ना दे वह आपकी मर्जी। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक। ऐसे मैंने कहा कि देखिए, जो पॉइंट जिससे अभय दुबे भी मेरे साथ इत्तेफाक रखते हो यही है कि सबके जो भी आप कहें ब्रह्मास्त्र, रामबाण, फॉर्मूला, गेम चेंजर, ये अंग्रेजी के जुमले, वो हिंदी के जुमले, ये सबके निकालने का उत्तर प्रदेश में समय आ चुका है। बहुत ज्यादा इंतजार करके कोई नहीं चल सकता, क्योंकि राजनीति में तजुर्बे से आपको बता सकता हूं, अभय भी यहां बैठे हुए हैं, 3 महीने में इतनी तेजी से परिस्थितियां बदलेंगी कि समय भी नहीं होता है कभी कभी नेताओं के पास, उम्मीदवारों के पास, टिकट सीकर्स के पास, ये समझने का कि हम इस बदलती राजनीति में रिएक्ट कैसे करें। हम आएंगे अगले हिस्से में सीधे सीधे जो 18%, 18.5% कभी का मुस्लिम वोट है, इसके लिए कौन कितनी और कहां तक अपनी सियासत लेके जाएगा। पारंपरिक तौर पर मुलायम सिंह यादव ने इस वोट को हासिल किया है। मायावती के लिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा अगर वो इस वोट को अपनी तरफ खींच पाती हैं। कांग्रेस भी इसी में ही सेंध लगाना चाहेगी और बीजेपी चाहेगी कि इस वोट की प्रतिक्रिया में सारा बाकी जो बीजेपी का पारंपरिक वोट है वो उसकी तरफ जुट जाए। हम उस पर आएंगे। मुसलमान कहां सोचता है। मैंने 2014 में एक कार्यक्रम किया था लखनऊ से इन खास इलाकों में। मैंने बचपन से भी उन इलाकों को देखा है और उनसे पूछा था, तो ये मैं आपको बड़े गंभीरता से बता सकता हूं कि बहुत आसान नहीं होता उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका मूड जज कर पाना। बड़ी गलतियां करते हैं नेता ऐसा करने में। हम उस पर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।